नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका कुसुम अंसल जी द्वारा लिखी कहानी है। कहानी का नाम है गति। कुसुम अंसल जी वही लिखती है जो उन्होंने जिया है, जो उन्होंने अनुभव किया है, स्पर्श किया है या जिसका साक्षात्कार किया है। उनकी कहानियां किस्सा गोई कम, उनके जीवन की अनेकानेक अनुभवों की दास्तानें हैं। ऐसी दास्तानें जो उनकी मानसिकता पर समय समय पर दस्तक देती रहती हैं। उनकी कहानी में कई जगह अंग्रेजी साहित्य और मनोवैज्ञानिक शिक्षा की झलक दिखाई पड़ती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गति। बेटा, ये प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी? एकांत। प्राइवेसी का अर्थ है अकेलापन। पर क्यों मौसी जी? वैसे ही पूछा था बेटी। ये रोज कहते हैं, जब से बहू आई है हमारी प्राइवेसी चली गई है। देख ना, रोज लुंगी पर बनियान डालकर बगीचे में फूल पत्ते उगाते थे, थोड़ी सब्जी भाजी हो जाती थी। अब इस तरह बाहर नहीं निकलते। कहते हैं कि बहू थल थल करती घूमती है, हमें शर्म आती है। चलो दुपट्टा सिर पर ना सही, अरे गले में तो डाल लो, पर नहीं। और फिर पैंट। हे भगवान, बहुएं क्या ऐसी होती है? तू भी तो बहू है। दरवाजे के भीतर से ही तेरा आदर हम तक आता है। हर दम पड़ोसियों से शिकायत। कैसी गली मोहल्ले वाली मेंटेलिटी है आपकी? जादुई धमाके से अनीता बाहर आ गई थी। दीवारें जुदा होने से कोई पड़ोसी नहीं हो जाता, वह बोली। बस बस रहने दे, मैं जानती हूँ आप मुझे हर किसी के सामने जलील करना चाहती हैं। जीत हर कोई नहीं है। जब से ब्याह के आई है अपनों से ज्यादा पूछती है, हम तो आपके हैं नहीं, यही कहना चाहती है ना आप? धम धम करती अनीता चली गई और पीछे वीरो मौसी भी। भागवंती झाड़ू दे रही थी। कहने लगी, अजय बाबू को पता नहीं क्या सूझी, पढ़ते पढ़ते छमक छल्लो ब्याह लाए। होगी तो मामूली घर की, पर नखरे तो देखो। बाप रे, कपड़े भी ऐसे पहनती है कि एक एक नस गिन लो, और जबान ऐसी कि दिल जला के राख कर दे। बस अब तू चल अपना काम कर भागवंती। तुझे क्या, कोई अपने घर में कुछ भी करे। ब्याह कर लेना तो बड़ी आम बात है। पड़ोस की वारो मौसी के अजय का मेडिकल की दुरूह पढ़ाई के बीच ब्याह कर लेना भी उतनी ही आम बात थी। पर मौसी से जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रो रो कर कहती, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ब्याह की? न कमाई न कामकाज, इतनी मुश्किल डॉक्टर की पढ़ाई भी अभी बाकी है। अज्जू को घर की हालत पता थी, फिर भी ब्याह लाया यह सब्ज परी। कनक में प्याजी आमिली है। वे अनीता को सब्ज परी कहती। वह सांवली थी, पर नयन नक्श तीखे थे। ऊपर से बड़ा तराशा हुआ जिस्म, जिस पर एक लुनाई थी, ऐसा आकर्षण जो किसी को भी बांध लेता था। अनीता कपड़े भी इतने चुस्त दुरुस्त पहनती कि आंखें अटक जाती। अनीता को मुझसे भी कोई लगाव नहीं था। उसे हम सब देहाती लगते, हिंदी पंजाबी बोलने वाले, जलंधरी। वह कभी मेरे पास आती तो शिकायत साथ लाती। मुझसे कहती, अब पता नहीं कैसे रहती है अपनी जॉइंट फैमिली में, मेरा तो दम घुटता है। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। एकदम देहाती मेंटालिटी है। आपको नहीं लगता कि दिल्ली और जालंधर, इन दोनों में 2 सदियों का फर्क है? असल में यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, मैं बोली। मौसी जी की जैसी आमदनी थी, उसी के अनुरूप अजय और अनूप को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने में लगे रहे। इस बीच संसार के परिवर्तनों से उनका सरोकार रहा नहीं। बस अब तुम्हें लगता है कि पुराने ख्यालात के हैं। आपको शायद पता नहीं जीत दीदी, इनकी गरीबी एक दिखावा है। अजय बता रहे थे उनके पास मलेर कोटला में बहुत जमीन है, जहाँ से बाबूजी जाकर फसल के पैसे लाते हैं और अनाज भी। पर बुड्ढा बुड्ढी दोनों बहुत कंजूस हैं, कुछ खर्चना ही नहीं चाहते। अजय ने बाबूजी को बहुत समझाया कि वहाँ मलेर कोटरा में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, जमीन बेच दो, सोने के दाम बिकेगी। पर बाबूजी क्यों बेचने लगे? हमारी सलाह उन्हें अच्छी थोड़ी लगती है। दूसरे दिन फिर बरामदे में शोर था। भागवंती मुझे बुला ले गई। अनीता जोर जोर से चिल्लाकर मुझसे बोली, जीत दीदी, आप ही फैसला कीजिए। माँ जी अजय से कह रही है कि यही जुराब पहनो, इसी को बाबूजी भी पहनते। अरे हद है ना जहालत की। इन लोगों को पता ही नहीं कि कुछ चीजें पर्सनल होती है।
मैं आई तब तो तौलिए अलग हुए, नहीं तो बाप बेटे एक ही तौलिए से बदन पोंछते थे। तुझे क्या पता हमने कैसे पाला है बच्चों को, अपना पेट काट काट कर इन्हें खिलाया, इनकी नींद सोए, इनकी नींद जागे, अब इंसान बने तो तू संभाल बेटी। बड़े नुक्स निकाल रही है ना, जैसे बाप के घर से जायदाद नाम करा के आई हो। बड़ी कायदे कानून वाली बनती है। लाव लश्कर दहेज देना तो तू छोड़, तेरे बाप ने सीधे मुंह बात भी नहीं की। दहेज दहेज लेना जुर्म है बीरो। दहेज की बात इस घर में कभी मत उठाना। मौसा जी बीच में ही गुर्रा है। मेरे भी कुछ उसूल हैं। हाँ हाँ, करो बात उसूलों की। भूखे नंगे हैं तुम्हारे उसूल। सारी उम्र इन्हीं उसूलों की सूली पर चढ़े रहे। मिला क्या? और इसमें नई बात क्या है? सारी बहुएं थोड़ा बहुत दहेज तो लाती हैं। यह सब्ज परी शुक्रगुजार है क्या तुम्हारी? इतने दुख कष्ट में भी हंसकर इसे जो सिराखों पर हमने बिठाया। इसके अलावा तो आपके पास जगह थी भी नहीं बैठने को। न सोफे, न कुर्सियां, न कायदे का पलंग। हंसी इतनी ढीठ, इतनी क्रूर हो सकती है, मैंने जाना नहीं था। पर अनीता की वह हंसी खिड़कियों दरवाजों से निकलकर मेरी दहलीज, मेरे आंगन तक बिखर जाती। इसी चकचक में 3 साल निकल गए। इसी बीच अजय की पढ़ाई खत्म हो गई। एक दिन अनीता आई तो कहने लगी, जीत दीदी, हम लोग लंदन जा रहे हैं, अजय को जॉब मिल गया है वहां। अरे नहीं अनीता, इतने दूर क्यों जाते हो? अजय तो डॉक्टर है, यहाँ क्या कमी है मरीजों की, अस्पतालों की। एक मामूली डॉक्टर से हिंदुस्तान में मिलता ही क्या है। यहाँ हमारा क्या फ्यूचर है? मामूली सा पैसा, मिडिल क्लास लिविंग, ऊपर से जॉइंट फैमिली। ना बाबा ना, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं करूंगी। वहीं सब कुछ मिलेगा, पूरी आज़ादी और रहने का स्टैंडर्ड एकदम हाई। इसके अलावा अजय को भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मौसी रो रो कर बताती रही, अजय की और अनीता की टिकट की खातिर हमें आधी जमीन बेच देनी पड़ी। बस अब अनूप के सपनों का आधार बच रहा था, सो बाकी जमीन उसके नाम कर दी मौसा ने। बाद में लंदन से आए अजय के पत्रों से पता चलता कि वो खुश है, अच्छी नौकरी मिल गई है और एक बेटा भी जन्मा है। वीरू मौसी का मन बच्चे के लिए हुमकता, कहती, है नहीं, वहां जापे में तकलीफ नहीं होती क्या? ना कोई सास ना माँ पास, अकेले कैसे संभालती होगी? मेरी सास ने तो अजय की बारी मुझे सौर की कोठड़ी से 1.25 महीना बाहर ही नहीं आने दिया था। तेरे मौसा जी ने फुल्लियां छोले वाले दिन अजय का मुंह देखा था। कभी कहती, कैसा होगा मर जाना, मेरे अजय पर गया तो चिट्ठा होगा, सब्ज परी पर गया तो रब भी राखे। अनूप भी सपनों की डोर पर उतना खरा नहीं उतरा। एमए के बाद होशियारपुर में साधारण सी नौकरी मिल गई थी उसे। स्कूल में पढ़ाने लग गया था। हर शनिवार को बस में बैठकर आता और सोमवार मुंह अंधेरे चले जाता। एक दिन वीरू मौसी बोली, जीत बेटी, अनूप के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखना, न हो तो अपने चाचा की बेटी से ही अनूप का रिश्ता करा दे। रोटी की बड़ी तकलीफ होती है बेचारे को। मैं हंस दी, मेरे घर में रिश्ता करेंगी मौसी जी? हम सिख, आप ठहरे मोने। लो, फिर क्या हुआ? मुझे अच्छी लगती है तेरी बहन, चांद जैसा चेहरा है, गोरी चिट्टी, हाथ लगाए मैली होती है। अनूप से मेरे चाचा की बेटी का रिश्ता तय हो गया। मौसी जी बहुत खुश। अजय को बार बार लिखती, तू आ बेटा, पैसे भी भेज, एक शादी में तो रीझें पूरी कर ले। गाना बैठाऊं, मिठाइयाँ बांटूं, बेटे को घोड़ी चढ़ता देखूं, चांद सी बहू घर आ रही है। तेरे बाबूजी दहेज नहीं लेते, न ले, तू इतना कमाता है, हमें क्या कमी है? औलाद के सिर पर ही तो अरमान पूरे होते हैं। तू आ बेटा, मैं पोते का मुंह देखूं, वारी वारी जाऊं। पर न पैसा आया, न अजय ही, और न पोते का मुंह देखा मौसी जी ने। मौसा जी के बहुत मना करने पर, मेरे बहुत समझाने पर भी मौसी मानी नहीं। अनूप को मलेर कोटरा भेज दिया और कि जा जमीन बेच कर आ, मैं सारी उम्र के अरमान तो पूरे कर लूं। अनूप जब जमीन बेचकर लौट रहा था कि तभी मलेर कोटरा में दंगा हो गया। सेहरे की जगह कफन बांधकर लौटा अनूप। जमीन गई, पैसा गया और बेटा भी गया। दोनों घरों में कोहराम मच गया। जवान लाश एक दिन रही। मैंने खुद लंदन में अनीता से बात की, पर अजय की व्यस्तताओं की एक लंबी लिस्ट गिना दी उसने। हारकर मौसी जी को समझाना पड़ा। दुख से सन्न बेहोश बेचारे संभाले नहीं जा रहे थे।
अब मेरे पति इंदर ने ही उनको तसल्ली दी। अनूप का क्रियाक्रम अपने हाथ से कर दिया। मैं ही उन्हें चाय पानी पिलाती, दिलासा देती। फूल चुनने के दिन पत्थर हो रहे थे मौसा जी। इनसे बोले, इंदर बेटा, तुम ही करना हमारा क्रियाक्रम, न हो तो म्यूनिसिपैलिटी में लिखा देना हमारा नाम, लावारिस लाशों में हमें भी फूंक दे। पर देखो, अजय को खबर किसी हालत में न देना। मौसा जी जब अनूप की अस्थियां लेकर हरिद्वार जाने लगे तो मौसी जी भी बहुत जिद करके साथ जाने को तैयार हो गई। सुबह के समय में बैठाकर मैंने उन्हें खाने की टोकरी भी पकड़ा दी। मौसी जी, कुछ खा लेना, शरीर में दम न हो तो रोया भी नहीं जाता। वह रोने लगी। एक हाथ में बेटे की राख, दूसरे में रोटी रखकर कैसे खा लूंगी? इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं था। उनकी बात मुझे सारा दिन उदास किए रही। मन बात बात पर कांपता। जाने क्यों उनका उदास चेहरा आसपास मंडराता रहता। शाम को भागवंती दौड़ती दौड़ती आई। अरे टेलीविजन लगाओ बीबी जी, सुना है हरिद्वार वाली बस के सारे मुसाफिरों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला है। मैं चिल्लाई, हाय रब्बा, उसमें तो मौसा जी भी थे। वाहे गुरु खैर करी। टेलीविजन पर वही बस, वही मुसाफिर, टूटे बेजान चेहरे, जिन्हें मैं सुबह विदा देके आई थी। मरने वालों में मौसी जी का नाम था, घायलों में मौसा जी का। इंदर उसी वक्त टैक्सी करके गए। होने को यही मंजूर था। मौसी जी का क्रियाक्रम उन्हें ही करना पड़ा। मौसा जी को हाथ में गोली लगी थी। उनका इलाज चल रहा था कि अचानक एक दिन आधी रात को अजय आ गया। बोला, टेलीविजन में देखा सब कुछ, लाशों के ढेर, अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा, सहा नहीं गया तो चला आया। अजय जितने दिन रहा सीधे मुंह नहीं बोला। बाबूजी एकाएक चुप हो गए थे, पत्थर की मूर्ति की तरह। वह हमें सुनाकर कहता, अब यहाँ धरा भी क्या है, मकान बेचकर बाबूजी को साथ ले जाऊंगा। इस जमीन का क्या भरोसा, जब सारे पंजाब का भविष्य ही अनिश्चय में डूबा है, तो यहाँ क्या भविष्य तलाशे कोई। ऊपर से हवा में आतंकवाद और भय के सिवा हिंदुस्तान में बचा क्या है। पहले दूसरों के हाथों मारे जाते थे, अब अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए। दोष दे भी तो किसे? कभी मौसा जी से कहता, वह इंग्लैंड में ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट माँ बाप को 60 साल की उम्र के बाद अलाउंस मिलता है, काफी अच्छी रकम, और एक मुफ्त का पास भी, जिससे जहाँ चाहे बस या रेल में फ्री जाया जा सकता है। 60 साल की उम्र के बाद इन बातों का अर्थ ही कितना बचता है अजय। खैर, तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो। मौसा जी मेरे पास आए तो बोले कुछ नहीं, पर उनकी आंखों के डबडबाएपन में कुछ था जो संप्रेषित हो रहा था। उनके कांपते हाथ छूकर मैंने ही कहा, हुआ ये मौसा जी, इतने बड़े कांड के बाद यहाँ मन भी तो नहीं लगेगा आपका? वहां पोते के साथ मन बहल जाएगा। लंदन से लेस्टर तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। इतने सालों बाद हम लोग अजय से मिलने जा रहे थे। वह हमें स्टेशन पर लेने आया हुआ था। हमसे प्यार से मिला तो जान में जान आई। खूबसूरत सी कॉटेज का दरवाजा अनीता ने खोला। वह जीन्स पर कसा हुआ ब्लाउज पहने थी। उसकी हेलो में स्वागत नहीं था, एक ठंडापन था जो सीले हुए रिश्ते की गंध से पगा हुआ था। वह हमें भीतर ले गई, चाय के 2 मग बना लाई। मैं मौसा जी से मिलने को बेताब थी। लंदन से यहाँ तक आने का और कोई अर्थ भी तो नहीं था, पर वातावरण के बनावटीपन में डर सा गुंथ गया था। एकाएक दरवाजे के शीशे पर एक छाया सी नजर आई। मौसा जी का मटमैला सा साफा मुझे दिखाई दिया तो बाथरूम जाने के बहाने में उठ गई। दरवाजा खोलकर भीतर चली गई तो धक से रह जाना पड़ा। एक दीवार से लगे खड़े थे मौसा जी, एकदम कमजोर, हड्डियों का ढांचा, बड़ी बड़ी आंखों में रीतापन, चुप्पी, उदासियों का धुआं। मौसा जी, मैंने पैर छुए तो उनके बेजान जिस्म में जैसे लहर दौड़ गई। सूखे होठों पर मुस्कान तैर गई, पर जो अनिश्चय आंखों में उतर आया था वैसे ही टिका रहा। इंदर आया है? हाँ जी। बाल बच्चे राजी? जी। आप कैसे हैं? लो, विलायत में रहता हूँ, अच्छा नहीं रहूंगा भला? अनीता पीछे आकड़ी हुई, मुझे इशारे से समझाने लगी कि इनका दिमाग कुछ खराब हो गया है। इंदर के आने पर कहने लगे, मलेरकोटला गया काका, हरिद्वार, मैं तो दोनों को बीच में ही छोड़ आया। अनीता ने फिर कनपट्टी के पास उंगली घुमाई, समझाने लगी, दिमाग चल गया है इनका, किसी को पहचानते नहीं। चलिए मौसा जी, चाय पी लीजिए। रोटी? अनीता को देखकर उनकी आंखों में दहशत सी उतर आई।
एक सब्ज परछाई जो चेहरे से होकर वातावरण में घुल रही थी। अनीता ने खाने की ट्रे रख दी। 4 मोटी मोटी रोटियां, दाल और एक बदरंग सी सब्जी। वह झुककर जल्दी जल्दी खाने लगे जैसे बहुत भूखे हों। अजय ने आवाज दी, आइए जीत भाभी, समोसे खाइए। अनीता ने बनाए हैं, बड़ी अच्छी कुकिंग करती है। मोटी रोटी और ठंडी दाल में डुबाकर खाते मौसा जी सड़प सड़प कर रहे थे। उस आवाज को छुपाता सा अजय उनकी ओर देखकर कहने लगा, बाकी सारा कुछ ठीक है, बस बाबूजी की वजह से बड़ी परेशानी है। उनकी वजह से हमारी अपनी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है। पगला गए हैं ना, बाहर भी नहीं निकलते, घूमने नहीं जाते, बस घर में बंद रहते हैं। पर वहां तो सैर करने जाते थे, बड़ा पक्का नियम था उनका। मैंने कहा, यहाँ भी जाते थे शुरू शुरू में। मैंने रोका, लुंगी पहनकर बाहर मत निकलिए, पैंट पहनिए या पजामा। बस उस दिन से घर में बैठे रहते हैं, न कहीं बाहर जाते हैं, न किसी से बोलते चालते हैं। हमें तंग करना है और क्या। अरे बोलेंगे कैसे, अंग्रेजी तो आती नहीं। कमरे में अनीता का बेटा आया था, काला बदसूरत, दांतों पर तार के ब्रेसेस, कचड़ कचड़ च्युइंगम खाता हुआ। पर अंग्रेजी तो मौसा जी को आती है, मैंने कहा। अंग्रेजी माय फुट, उनकी अंग्रेजी में जलंधरी की बू आती है, इतनी गंवारों की शर्म आए। अजय ने इस तरह कहा कि उसका बिलायती बेटा जोर जोर से हंसा और उसके दांतों की कचड़ कचड़ च्युइंगम बाहर आ गिरी। आप चाहे तो मौसा जी को मेरे साथ भेज दे, मैंने हिम्मत करके कहा। क्या बात करती है आप, अब तो हम इन्हें ओल्ड होम में भर्ती कराने जा रहे हैं। वहाँ और बहुत बुड्ढे बुड्ढियाँ रहते हैं, वहाँ इन्हें अच्छी कंपनी मिल जाएगी, दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। अच्छा अब चले जीत, इंदर ने बड़े आहत स्वर में मेरी तरफ देखकर कहा। चलिए, मैं उठ खड़ी हुई, अंदर मौसा जी से मिलने गई तो मेरे हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा देकर बोले, जीत जीत, मेरे साफे का टुकड़ा है, हरिद्वार गई तो बहा देना गंगा में। मेरा तो और कुछ पहुंचने वाला नहीं वहां, इसी से मेरी गति होगी। मैंने उनके पैर छुए तो भरे गले से बोले, सुखी वत्स्य, जीऊंदी रह। आई तो आत्मा में ठंड पड़ी, जैसे जालंधर की हवा की खुशबू साथ लाई हो। मेरे सिर पर रखा उनका हाथ कपकपा रहा था। मित्रों, ये थी जानी मानी लेखिका कुसुम अंसल जी की एक लोकप्रिय कहानी गति। जिधर देखो आज के जमाने में वृद्धों की यही गति हो रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्या वृद्धों की इस तरह की गति किसी के भी मन को सुकून पहुंचाती है? अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। शायद दूसरों के बारे में सुनकर दुख होता है, लेकिन अपने घर के वृद्धों के बारे में हर एक का आजकल यही रवैया हो गया है। हर एक का मतलब 80% लोगों का। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।